नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बहिर्जात बल, अनाच्छादन। इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही उत्पन्न होता है, सामान्य सी बात है कि बहिर्जात बल होते क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहिर्जात बल वो होते हैं जो पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होते हैं और क्या करते हैं, समतल स्थापना का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि बहिर्जात बल कौन से होते हैं? नदी, हिमानी, पवने, सागरीय तरंग, और ये सब की सब क्या करती हैं भाई? ये सब की सब काम क्या करते हैं? नदी क्या करती है? ऊंचे उठे हुए भाग को काट कर जो नीचा भाग होता है वहां पे जमा कर देती है। तो इसको काटा और यहां जमा किया तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये इसको समतल बना देगी। तो बिल्कुल इसीलिए इनको कहते हैं समतल स्थापक बल। जब हमने नदी की, हिमानी की, पवन की स्थलाकृति पढ़ी तो हमेशा हमारा पहला पॉइंट यही होता था कि नदी बहिर्जात बल है, पवन बहिर्जात बल है और हिमानी बहिर्जात बल है। क्योंकि ये धरातल के बाहर, धरातल के ऊपर उत्पन्न होते हैं और धरातल के ऊपर ही काम करते हैं, इसलिए इनका नाम होता है बहिर्जात बल। ओके जी। दूसरी बात आपको यह समझ में आ गई, हिमानी भी क्या करेगी? बहुत ऊंचे भाग को काट के नीचे लाके जमा करेगी। पवन भी क्या करती है? यही काम करती है। तो ये सब अंतर्जात बलों से उत्पन्न विषमताओं को, असमानताओं को, अंतर्जात बलों से जो पर्वत बने थे उनको काट के समतल बनाने का काम करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको कहते हैं बहिर्जात बल, समतल स्थापक बल। और बहिर्जात बल का ही एक नाम होता है अनाच्छादन। अनाच्छादन, बहिर्जात बल का ही नाम होता है अनाच्छादन, डेनुडेशन। ओके, आपको पता होना चाहिए अनाच्छादन जो होता है उसमें 3 प्रकार के बल होते हैं। नंबर 1 आपका होता है अपक्षय, जिसको आप कहते हो वेद्रिंग, वेद्रिंग, अपक्षय, वेद्रिंग। दूसरा आपका होता है अपर्दन, अपर्दन होता है इरोजन, इरोजन। और एक होता है वृहत संचलन। वृहत संचलन का मतलब होता है मास मूवमेंट, मास मूवमेंट। ये आपके 3 प्रकार के अनाच्छादन के पार्ट होते हैं। एक बार आप सोचिए कि रीट की मेन परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अपक्षय और अपर्दन को संयुक्त रूप में क्या कहते हैं? तो अपर्दन, अपक्षय, वृहत संचलन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अब पहले आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इनमें समझें। आज का हमारा टॉपिक है अपक्षय। अपक्षय होता क्या है? अपक्षय का मतलब है किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पे टूटना फूटना, उसमें गति बिल्कुल भी नहीं होगी, गति होगी ही नहीं, स्थैतिक क्रिया होती है, अपने ही स्थान पे होती है। ये एक क्या होती है? स्थैतिक क्रिया, स्थैतिक क्रिया होती है। और अपर्दन क्या होती है? गतिशील क्रिया। जैसे नदी चट्टान को अपने साथ काटकर बहा ले जाए तो वो है अपर्दन। और कोई भी चट्टान, कोई भी चट्टान नमी के संपर्क में आई, फूल गई और फूलने से वो बिखर गई, और फूलने से जो बिखर गई उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनाच्छादन। लोहे के जंग लगना, लोहा जब होता है वो O2 ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा लोहे के जंग लग जाता है और लोहा युक्त चट्टानें बिखर जाती हैं। तो वो भी क्या है? अपक्षय। ओके, तो कोई भी चट्टान का अपने ही स्थान पे
टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। और अपक्षय का मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा जो बनती है वो अपक्षय की क्रिया से ही बनती है। यदि अपक्षय नहीं होगा तो मृदा निर्माण होगा ही नहीं, ये बात आप याद रखें। अपक्षय का मतलब क्या है? स्थैतिक क्रिया, इसमें गति बिल्कुल भी नहीं होती। जो चट्टान जहां है वहीं पर बिखर जाएगी, टूट फूट जाएगी विघटन और वियोजन के द्वारा। विघटन आपको पता होगा क्या होता है? विघटन का मतलब होता है भौतिक दृष्टि से, यांत्रिक दृष्टि से कोई चट्टान का टूटना। और वियोजन, वियोजन का मतलब होता है किसी चट्टान का रासायनिक क्रिया के द्वारा टूटना फूटना, वो क्या कहलाता है? वियोजन। और अपर्दन क्या है भी? अपर्दन का मतलब जैसे नदी है, वो नदी का वेग, नदी का पानी तेज गति से आ रहा है और किसी चट्टान को तोड़ के अपने साथ बहा ले गया, तो इसको कहते हैं अपर्दन। नदी के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर चट्टान को घिसते हैं और काट के अपने साथ बहा ले जाते हैं, वो क्या है? अपर्दन। वो क्या है? अपर्दन है। ओके, किसी चट्टान के साथ नदी के पानी ने रासायनिक क्रिया की और उसको अपने अंदर घोला, चुना पत्थर को, और पानी अपने साथ बहा ले गया, तो यह है अपर्दन। और कोई चुना युक्त चट्टान जब पानी के संपर्क में, नमी के संपर्क में, हवा की नमी के संपर्क में आके अपने स्थान पे ही बिखर जाए, अपने स्थान पे ही बिखर जाए, तो उसको कहते हैं आपका अपक्षय। जैसे देखो आपके सामने ये वाली पिक्चर है, ये केवल नमी धारण की इसने और ये फूल गई। आयतन बढ़ने से इसके अंदर दरारें पड़ी और टूट के बिखर गई, तो इसका नाम क्या है? अपक्षय। अपक्षय और अपर्दन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अपर्दन एक गतिशील क्रिया है, अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है। और मास मूवमेंट का मतलब होता है जैसे आपकी लैंडस्लाइड, भूस्खलन, पहाड़ के ऊपर से पेड़ पौधे, चट्टान, रेत, मिट्टी सारी बह के नीचे आ गए, इस प्रकार का संचलन जो है वो क्या कहलाता है? वृहत संचलन। यहां तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब हम शुरू करें, बहिर्जात बल होते क्या है। तो एक काम की बात, जब आसान तरीके का क्वेश्चन आए तो बहिर्जात बलों को समतल स्थापक बल कहते हैं। समतल स्थापक बल कहते हैं। बहिर्जात बलों को समतल स्थापक बल कहते हैं। क्यों कहते हैं तो यह भी बता देता हूं, क्योंकि ये अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न, अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न असमानताओं को काट छाट कर समतल बनाने का कार्य करते हैं। समतल बनाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल भाई, जो ऊंचा भाग होगा उसको काट के नीचे स्थान पे जमा कर देंगे, इसी का नाम आपका है क्या? बहिर्जात बल। इसी का नाम है समतल स्थापक बल। ओके, बहिर्जात बलों को सम्मिलित रूप में या संयुक्त रूप में, मतलब सबको एक साथ क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन कहते हैं। यह बात मैंने पहले भी कही है। सीधा सीधा एक बार सवाल आया हुआ है, क्या अपक्षय और अपर्दन
दोनों के लिए क्या शब्द उपयोग किया जाता है? तो दोनों के लिए अनाच्छादन शब्द उपयोग किया जाता है। अपक्ष और अपर्दन दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? अनाच्छादन। अच्छा, अनाच्छादन का अर्थ क्या होता है? अनाच्छादन का शाब्दिक अर्थ है, डेनुडेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आवरण हटाना, मतलब ऊपर वाले भाग को हटा देना। अपर्दन और अपक्ष से दोनों यही काम करते हैं। कोई चट्टान है, वो टूट के अपने स्थान पे बिखरेगी तो भी ऊपर का भाग अलग होगा। अपर्दन कोई पानी, नदी मानी कोई काट के ले जाएगी तो भी ऊपर वाले भाग को काट के ले जाएगी। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है आवरण को हटाना। ओके, ये आपकी बात है। अब हम बात करेंगे अपक्ष की। अपक्ष, यहां से हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है अपक्ष, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेदरिंग। वेदरिंग आज का हमारा टॉपिक अपक्ष है। ये तो हमने पीछे की कुछ बातें की। अपक्ष का मतलब क्या होता है? अपक्ष का मतलब होता है किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पे टूटना फूटना। इसमें गति का तनिक भी योगदान नहीं होता है। कोई भी चट्टान टूट के यहीं गिर गई तो अपक्ष है, और टूट के साथ बह गई किसी के साथ जिसने तोड़ी तो वो अपर्दन है। ये आपका मेन डिफरेंस होता है। तो अपक्ष में आप सबसे पहले यही बात समझेंगे। अपक्ष के अंतर्गत चट्टानों के अपने ही स्थान पर, चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को, अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को शामिल किया जाता है। ध्यान से सुनना ये वाली बात। यह एक स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक क्रिया का मतलब होता है कि अपने ही स्थान पे होगा जो होगा, अपने ही स्थान पे होगा जो होगा। कोई भी लिख देता हूं इसमें परिवहन शामिल नहीं होता है। मतलब चट्टाने टूट के उसके साथ बह जाएं तो फिर वो क्या नहीं है? तो वो अपक्ष नहीं है। ये बात याद रखें। एक थोड़ा सा अपर्दन की बात भी हम लिख देते हैं। अपर्दन, अपर्दन में क्या होता है? तो आपको पता है अपर्दन में मेनली होता क्या है? जो चट्टान टूटती है वो उसके साथ बह जाती है। यही एक इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है अपर्दन में। सीधा ही लिख देते हैं, चट्टान चूर्ण के परिवहन तथा चट्टानों के टुकड़ों का आपस में रगड़कर तथा अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब होता है भी ऐसे घिसना, और आपस में मतलब दोनों भिड़ भिड़ के। अपघर्षण द्वारा टूटना फूटना अपर्दन में शामिल होता है। मतलब नदी के अंदर पानी बह रहा है,
उस नदी के अंदर जो पानी बह रहा है उसमें ये बड़े पत्थरों से छोटा पत्थर टकरा रहा है, तो फिर वो आपका क्या है? अपर्दन है। तो वो आपका अपर्दन है, वो अपक्षय बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार अपर्दन एक गतिशील क्रिया है तथा अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है। ओके, अपर्दन एक गतिशील क्रिया है और अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है। लास्ट बार एक बार और रिपीट कर देता हूं, अनाच्छादन अनाच्छादन में स्थैतिक एवं गतिशील दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं तो होनी है भी। क्यों? क्योंकि अपर्दन और अपक्षय दोनों आते हैं अनाच्छादन में, तो दोनों आएंगे तो दोनों प्रकार की क्रिया हो जाएंगी, स्थैतिक भी हो जाएगी, गतिशील भी हो जाएगी। ये गतिशील और ये स्थैतिक दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या किंतु परंतु है। अपक्षय में चट्टाने विघटन, वैसे तो मैं बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा, लिख भी दूंगा। विघटन का मतलब होता है किसी भी चट्टान का भौतिक क्रिया द्वारा, यांत्रिक क्रिया द्वारा टूटना। भौतिक क्रिया का मतलब क्या है? कोई चट्टान दिन में तापमान बढ़ने से गर्म होके फैल गई, रात्रि में ठंडी होके सिकुड़ गई, अगले दिन फिर गर्म होके फैली, रात्रि में फिर सिकुड़ी, अगले दिन फिर फैली, फिर सिकुड़ी, फिर फैली, फिर सिकुड़ी। बताओ, हर रोज फैलेगी, हर रोज सिकुड़ेगी, तो बाहर वाला भाग ढीला होके बिखर जाएगा, और ढीला होके बिखर जाएगा तो उसका मतलब क्या है? यांत्रिक क्रिया, भौतिक क्रिया। ओके, किसी चट्टान के अंदर दरार है, ऊंचा पर्वत है, वहां दिन में पानी भर गया, रात में टेम्परेचर घटेगा तो बर्फ बनेगा। अब आपको पता है पानी से बर्फ बनने पर 10% आयतन बढ़ जाता है, तो फिर उस दरार के ऊपर जब जब बर्फ जमेगी तो जोर लगेगा, दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो हर रोज वो दरार चौड़ी होती जाएगी और एक समय ये वाली चट्टान टूट के बिखर जाएगी। तो ये आपकी क्रिया जो होती है वो विघटन होती है। अपक्षय में चट्टाने विघटन तथा वियोजन, वियोजन का मतलब होता है रासायनिक क्रिया, जैसे लोहे के जंग लगना, कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण, जल योजन, ये सब। मतलब पानी अंदर चला गया किसी चट्टान के, और वो चट्टान जो थी उसके अंदर के खनिज नमी के कारण फूल गए और आयतन बढ़ने से वो बिखर गया, तो ये रासायनिक क्रिया है। कोई ऑक्सीजन लोहायुक्त चट्टान के साथ रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीकरण कर देती है, लोहे की चट्टान जंग लगे हुए लोहे में कन्वर्ट हो जाती है, तो यह वियोजन होता है। अपक्षय में चट्टाने विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर बिखर जाती हैं। ढीली पड़कर बिखर जाती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, और अपने ही स्थान पे बिखर जाती है, इसमें ये खास बात है। ओके, अब ये बात भी लिख देता हूं, विघटन क्या होता है और वियोजन क्या होता है। विघटन पहले भी शायद इसकी चर्चा चल चुकी है नदी वगैरह के अपर्दन में। विघटन का मतलब क्या होता है? भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं
जैसे सूर्य तप, दाब मुक्ति, तुषार पात, पाला आदि के प्रभाव से चट्टानों का टूटना फूटना। जब चट्टान इसके हिसाब से टूट फूट जाती तो उसको विघटन कहते हैं, और ये वाला है वियोजन। रासायनिक क्रियाओं द्वारा जैसे ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होता है लोहे के जंग लगना, ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण कार्बोनीकरण द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना। ओके, ये आपकी बात होती है विघटन और वियोजन में। अब हम कुछ बातें ऐसी भी पढ़ेंगे कि अपक्षय कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक, अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक, अपक्षय कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा, ये आपकी बात है। तो सबसे पहले अपक्षय को प्रभावित क्या करेगा, चट्टान का संगठन एवं संरचना। संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन, और कंपोजिशन का मतलब होता है चट्टान किन खनिजों से बनी है, किन खनिजों से बनी है, ये तो होता है क्या, संगठन। अब अलग अलग खनिज की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, कोई नमी प्राप्त करने पे फूल जाता है, कोई नहीं फूलता है, तो अपक्षय उसके हिसाब से तो प्रभाव करेगा। ये होता है स्ट्रक्चर। संरचना का मतलब होता है किसी चट्टान में लंबवत क्या होती है, परतें होती हैं। किसी चट्टान में लंबवत परतें होती हैं और कोई चट्टान में क्षैतिज परतें होती हैं। अब जिसमें आप बताओ लंबवत परत होगी उसका अपक्षय जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दरार सीधी है, इसमें दरार सीधी नहीं पड़ पाएगी। तो लंबवत, जिसमें लंबवत परतें होंगी तो अपक्षय अधिक होगा, और क्षैतिज होंगी तो कम होगा। बताओ कोई समस्या? इतनी बातें समझ में आई? अपना विचार जो भी रहता है उसको आप बताया करो। चलो अगली बात पे चलते हैं। अब इसमें हम सीधा ऐसे लिख देते हैं, कमजोर। कमजोर का मतलब एक तो ग्रेनाइट बेसाल्ट की तरह बहुत मजबूत संरचना हो, कमजोर व असंगठित, कमजोर व असंगठित चट्टान का अपक्षय
जल्दी होता है। बिल्कुल सही बात है। एक तो चट्टान बहुत मजबूती के साथ बनी है और एक अलग अलग कण है। अलग अलग कण है तो छिद्र रहेंगे, उनके अंदर पानी अंदर प्रवेश कर जाएगा, रासायनिक क्रिया करेगा, तो ये बिल्कुल चट्टान के ऊपर निर्भर करेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखें तो सबसे सही एग्जाम्पल है चुन्ना पत्थर। चुन्ना पत्थर यदि नमी के संपर्क में आ जाए तो तुरंत बिखर जाता है, तुरंत बिखर जाता है। ओके, एक ये वाली बात भी आपको लिख लेनी चाहिए। जिन चट्टानों में, अब तो ये बातें कुछ नहीं लगती सर, लंबवत क्षैतिज एग्जाम में आती हैं तब हमें बहुत फोकस करना पड़ता है, तब ये डिफरेंस नहीं कर पाते यदि पढ़ा हुआ नहीं होता। जिन चट्टानों में लंबवत परतें होती हैं, लंबवत परतें होती हैं, उनका जल्दी अपक्षय हो जाता है, हो जाता है। अब ये जल्दी तो टूटेगी, या तो इसके सामने तो मौका है दरार बनने का, इधर वाले में ये पूरी बिखर जाएगी तब जाके आगे वाली आएगी। बिल्कुल ये बात सही है। और इसमें थोड़ा और भी आप समझना चाहे तो इसमें तुषार व पाला, अभी आपको 2 मिनट बाद ये बात बताऊंगा कि यदि ऐसे चट्टान है और उसकी एक परत और दूसरी परत के बीच में थोड़ा सा भी जगह हो गई तो पानी भर जाएगा, और रात को जब ये बर्फ में बदलेगा तो ये इस चट्टान को तोड़ेगा। ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसमें तुषार व पाला, जल, हवा का ज्यादा प्रभाव होता है। अब मान लो ये चट्टान, इसके यहां बार बार हवा ऐसे टकराए तो कुछ समय बाद ये परत ऐसे टूट के बिखर जाएगी, गिर जाएगी। तो लंबवत जहां परतें होंगी वहां अपक्षय का प्रभाव ज्यादा होगा। ओके, अगली बात पे आ जाओ आप। 2 नंबर, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में हम पढ़ रहे हैं। हम कह सकते हैं स्थल के ढाल का स्वभाव। कोई भी चट्टान में दरार आ गई और यदि वो चट्टान जो है वो ऐसे बनी है और यहां दरार आ गई तो ये नहीं बिखरेगी, और यही पहाड़ के ऊपर ये चट्टान यहां है और इसमें यहां क्रैक आ गया तो ये तुरंत बिखर जाएगी, तुरंत बिखर जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। तीवर ढाल में चट्टान जरा सी दरार आते ही बिखर जाती है। जरा सी दरार आते ही बिखर जाती है। और कम ढाल होगा तो कम अपक्ष होगा। सामान्य ढाल वाले क्षेत्रों में अपक्षय कम होता है। कोई ऊंचा पहाड़ है, वहां चट्टान में दरार आ गई तो ये बाघ जो लटक रहा है कभी ना कभी गिर जाएगा। और यदि धरातल पे कोई रखी है, ढाल है ही नहीं, तो फिर आपको पता ही है, फिर वहां तो अपक्षय होगा ही नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारक होता है जलवायु में भिन्नता। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार का तो अपक्षय होता है और अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध का मतलब जहां लगभग ज्यादा गर्मी रहती है, आर्द्रता व ताप के प्रभाव से चट्टानें
जल्दी बिखर जाती हैं। कोई भी चीज रासायनिक क्रिया करती है तो उसके लिए भी उष्णकटिबंध होना जरूरी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप कभी नींबू पानी बनाते हो, उसमें पहले बर्फ डाल लो फिर आप चीनी नमक डालोगे तो वो बहुत समय तक घुलेगा नहीं, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी रासायनिक क्रिया कम हो जाती है, और गर्म होता है तो उसकी रासायनिक क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसमें लवण जो होते हैं वो घुल जाते हैं। लवण घुल जाएंगे तो फिर अपक्षय होगा, और लवण नहीं घुलेंगे तो अपक्षय नहीं होगा। ओके, जैसे आपको इसमें एक बात बताता हूं, शीत कटिबंध में अधिकांश समय तक चट्टान बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती हैं, अतः अपक्षय का प्रभाव कम होता है। अपक्षय का प्रभाव कम होता है, होगा ही नहीं ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप मानो कि जो चट्टान हमेशा बर्फ से ढकी रहेगी उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अरे उस बर्फ के नीचे तो कोई मृत जीव है तो वो 100 सालों तक वैसा रह जाता है। आप सोचिए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जलवायु पे निर्भर करेगा आपके क्या, अपक्षय। अपक्षय को प्रभावित करने वाले ये 3 मूल कारण थे। ओके, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे अपक्षय के प्रकार की। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ज्यादा आता है, अपक्षय के प्रकार। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा ऑनियन वेदरिंग, ऑनियन अपक्षय अपदलन किस प्रकार का अपक्षय है? पिंड विच्छेदन किसके प्रभाव से होता है? सिलिका पृथक्करण किस प्रकार का अपक्षय है? लोहे के जंग लगना किस प्रकार का अपक्षय है? ऑक्सीकरण। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई चट्टान का एग्जांपल दे देंगे, ये चट्टान बिखर गई, ये किसका अपक्षय है? लोहा युक्त थी या कार्बोनेट युक्त थी या कार्बन युक्त थी। तो इस प्रकार के आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अभी देखिए आप, अपक्षय 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय का मतलब यह है कि भौतिक क्रिया से चट्टान टूटेगी। रासायनिक अपक्षय मतलब वियोजन से चट्टान टूटेगी, रासायनिक क्रिया करेगी और फिर चट्टान को तोड़ेगी। और जैविक, इसको इंग्लिश में बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, तो जैविक अपक्षय ही ठीक है। इसको प्राणीजन्य अपक्षय भी कहते हैं। इसमें आपके 3 चीजें होती हैं जो अपक्षय करती। नंबर 1, वनस्पति। वनस्पति की जड़ किसी चट्टान के अंदर जाती है और उस चट्टान को बिखेर देती है, तो वो जैविक अपक्षय है। जीव जंतु, आपको पता होगा केचुआ जो होता है वो सबसे ज्यादा चट्टानों का अपक्षय करता है, और मनुष्य खुद भी चट्टानों को तोड़ता है। ये जैविक अपक्षय के प्रकार है। रासायनिक अपक्षय में आपकी 3 क्रियाएं होती हैं। एक होती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को आप जानते हो, लोहे के जंग लगना ऑक्सीकरण की एक क्रिया है। कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण का मतलब होता है, कार्बोनीकरण का मतलब होता है कि CO2 पानी के साथ घुल के रासायनिक क्रिया करेगी और चट्टानों को तोड़ेगी फोड़ेगी, उसको आप क्या कहोगे? कार्बोनीकरण कहोगे। और एक हम हाइड्रेशन कहेंगे, हाइड्रेशन। जल योजन मतलब जल के अंदर
जो हाइड्रोजन गैस होती है वो रासायनिक क्रिया करती है, इसमें CO2 रासायनिक क्रिया करती है, इसमें O2 रासायनिक क्रिया करती है। तो ये रासायनिक क्रिया के आधार पर रासायनिक अपक्षय हो गए। और आपके भौतिक अपक्षय में सबसे पहले सूर्य तप, सूर्य के प्रकाश के कारण चट्टानों का टूटना फूटना। अभी आपको बताऊंगा कैसे टूटती है। तुषार या बर्फ, ये भी अभी बताएंगे, तुषार या बर्फ, ताप व वायु द्वारा, ताप व वायु द्वारा, तापमान ज्यादा हो, हवा उसके साथ काम करे तब। और एक सीधा आप ये भी कह सकते हो, वर्षा जल से चट्टानों में चटकन, चटकन ये रासायनिक क्रिया करेगा, रासायनिक क्रिया। और ये वाला जो है ना, ये क्या करेगा, दोपहर की बात है, चट्टान गर्म हो रखी है, एकदम बारिश आ गई, पानी पड़ते ही चट्टान अपने आप बिखर जाएंगी टूट टूट के। आप गर्म किसी भी चीज पे ठंडा पानी डाल दो वो बिखर जाएगी। वो वाली क्रिया जो होती है वो इसमें शामिल की जाती है भी। ओके, अब हम भौतिक अपक्षय में सबसे पहले सूर्य तप को पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अपक्षय के प्रकार, भौतिक अपक्षय, इस भौतिक अपक्षय को हम पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर रासायनिक अपक्षय को, फिर जैविक अपक्षय को। इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान जियोमॉर्फोलॉजी होती है, आप इसको ध्यान से समझे तो। ओके जी, भौतिक अपक्षय। सबसे पहली बात, भौतिक अपक्षय में होता क्या है। तो भौतिक अपक्षय में जो दिखता है, अंदर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, भौतिक यंत्र की तरह जो काम करता है उसको कहते हैं सूर्य तप, तापमान, वायु, पाला आदि के प्रभाव से। अब मान लो क्या हो रहा है, किसी चट्टान के अंदर पानी भर रहा है, वो बर्फ बनती है तो दबाव डालती है चट्टान पे, दिखता है और वो चट्टान बिखर जाती है, तो भौतिक अपक्षय। और वही पानी अंदर अंदर रासायनिक क्रिया करके जो पानी में घुलनशील तत्व होते हैं उनको अपने अंदर घोल ले, तो वो आपकी क्या होती है, हाइड्रेशन होती है, वो आपकी हाइड्रेशन होती है। ये बात याद रखें। सूर्य तप, तापमान, वायु, पाला आदि के प्रभाव से चट्टानों में विघटन होता है, जिसे भौतिक अपक्षय कहते हैं, जिसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। बिल्कुल जी। अब आप देखो इसमें क्या क्या आएगा। नंबर 1 आएगा इसमें सूर्य तप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। कोई भी चट्टान मरुस्थल में, ये कोई चट्टान है मरुस्थल में, राजस्थान जैसा मरुस्थल जहां दिन में तापमान 50 डिग्री हो जाएगा, रात में 10 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, 15, 16, 20 सामान्य होता है। दिन का तापमान 30-35 होता है तो रात को और कम हो जाता है, 10 डिग्री तक आ जाता है। तो दिन में चट्टानें गर्म होके फैलती हैं, रात्रि में ठंडी होके सिकुड़ती हैं, अगले दिन फिर फैलती हैं, अगले दिन फिर सिकुड़ती हैं, अगले दिन फिर फैलती हैं, अगले दिन फिर सिकुड़ती हैं। ये प्रोसेस हमेशा होती रहती है। तो चट्टान जो है उससे ऐसे टुकड़े टूट टूट के नीचे बिखर जाते हैं और इसका नाम होता है पिंड विच्छेदन। पिंड विच्छेदन इसको कहते हैं। और यदि यही चट्टान अलग अलग खनिजों से बनी हो, अलग अलग फेल्सपार, क्वार्टर्स, पाइरोक्सीन, माइका, अलग अलग से बनी है,
तो फेल्ड्स्पार ज्यादा फैलेगा, पाइरोक्सिन कम फैलेगी, एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम। तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे कण में बदल जाती है। जब अलग अलग खनिजों से बनी होती है तो चट्टान छोटे छोटे कणों में बदल जाती है और इसको कहते हैं कणिका में विखंडन। इसका नाम होता है कणिका में विखंडन। तो आप दोनों याद रखें, पिंड विच्छेदन और कणिका में विखंडन सूर्य तप के कारण होता है। आप में से जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपके खेत का रास्ता आपने देखा होगा, उसमें रेत बहुत बारीक होती है। आप लोगों को लगता है कि ट्रैक्टर गया, गाड़ी गई तो रेत पिस गई, ना ना। रेत जो होती है, बालू रेत, वो क्वार्टर्स से बनी होती है और क्वार्टर्स एक कठोर खनिज है, टूटता नहीं है, घिसता नहीं है। ये केवल बारीक रेत इसलिए होती है कि आपके डेजर्ट में जहां रास्ता होता है वहां वनस्पति होती नहीं है। हर रोज सूर्य का प्रकाश आता है, बालू के रेत का कण गर्म होकर फैलता है, रात को ठंडा होकर सिकुड़ता है, अगले दिन फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, अगले दिन फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है। ये प्रोसेस हजारों सालों से चल रही है। तो ये एक रेत का कण छोटे छोटे दो कणों में बदल जाता है, फिर वो दो कण भी छोटे हुए वो भी हर रोज फैलते हैं, हर रोज सिकुड़ते हैं और छोटे हो जाते हैं। आपको याद रखना है, इसको तापीय अपक्षय भी कह देते हैं, तापीय अपक्षय भी कहते हैं, सूर्य तप भी कह देते हैं। और इस तापीय अपक्षय से मरुस्थल में बालू के कण बारीक हो रहे हैं, बारीक हो रहे हैं। कभी आपसे पूछ ली जाए राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में बालू रेत के कण बारीक हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, तो उसका कारण है सूर्य तप, तापीय अपक्षय। उसका प्रभाव क्या है, सूर्य तप या तापीय अपक्षय। बातें समझ में आई? आप आज अपने जो राजस्थान से संबंधित है, वेस्टर्न राजस्थान, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, वहां तक के लोग, आप देखोगे आपके गांव में गली में जहां चोर ऐसे बना होता है ना, चौराहा बना होता है, तिराहा बना होता है, या बहुत सारे लोग एक पत्थर रख देते हैं ताकि कोई कोने के नेट भिड़ जाए गाड़ी वाला। तो आप देखना उस पत्थर को आज जाटी की तरह उसके ऐसे चट्टाने उखड़ी हुई मिलेंगी आपको, वो तापीय अपक्षय का उदाहरण है। और उसके पास देखोगे तो आपको ऐसे बजरी मिली हुई, उस पत्थर की बजरी बनी हुई मिलेगी, क्योंकि ये तापीय अपक्षय का प्रभाव है। ओके ओके। उष्ण मरुस्थल में सूर्य तप से तापीय अपक्षय अधिक होता है। कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाया करो। बेटा, फास्ट पढ़ाने में कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको सही से समझ में नहीं आ पाती, लेकिन जब भी मैं लिखूंगा तो कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी लिखे। हाँ, सूर्य तप का प्रभाव, ये बात ध्यान से सुने। आग्नेय चट्टानों पर, वैसे मैंने चट्टान पढ़ाई तो भी आपको बताया था कि आग्नेय चट्टानों पे भौतिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है, अवसादी चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। सूर्य तप का प्रभाव आग्नेय चट्टानों पर अधिक पड़ता है। अब अपने आप सोचना होता है सर क्यों, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में कण आपस में जोर से चिपके हुए और वो हर रोज फैलेंगे, सिकुड़ेंगे तो फिर ढीले हो जाएंगे। अवसादी चट्टानों में तो पहले से कणों के बीच में जगह होती है। अब चुना पत्थर में कणों के बीच में जगह होती है। अब ये एक कण फैले तो फैलता रहे, वहां जगह पड़ी है, तो चुना पत्थर के ऊपर तापीय अपक्षय का प्रभाव नहीं होता। आपसे कोई पूछ ले, क्या बताओ, क्या पूछ ले, हमादा मरुस्थल में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, क्यों? बताओ, हमादा मरुस्थल में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, क्यों? आप इसका रीजन बता दो, जल्दी बताया करो बेटा, यही बातें थोड़ी कम समझ में आती हैं, जल्दी बताया करो।
अच्छा, हमादा मरुस्थल जहां है वहां चुन्ना पत्थर है, और अभी मैंने बताया कि चुन्ना पत्थर पे तापीय अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी तो ये बात हम डिस्कस कर ही रहे, तो आपको बातें समझ में आई? ये लिख भी दूं क्या? ग्रेनाइट व बेसाल्ट पर तापीय अपक्षय का प्रभाव, तापीय अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है तथा चुन्ना पत्थर व बालू पत्थर, तो बालू पत्थर में बालू के कणों के बीच में पहले से ही जगह होती है। चुन्ना पत्थर व बालू पत्थर पर तापीय अपक्षय का प्रभाव नगण्य होता है, नगण्य होता है। आपको रीजनल ज्योग्राफी जैसे राजस्थान और इंडिया भूगोल जब पढ़ाई जाएगी तो वो सर केवल आपको ये बताएंगे कि हमादा मरुस्थल कहां है, वहां बालू के टीले नहीं है, क्यों नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे से पूछने हैं, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं, वहां रीजनल ज्योग्राफी की बात हो रही है। तो आपको ये बात समझ में आई कि बालू पत्थर और चुन्ना पत्थर पे कम प्रभाव होता है और ग्रेनाइट बेसाल्ट पे इसका ज्यादा प्रभाव होता है, और इसीलिए हमादा मरुस्थल में बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं। ओके, इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सूर्य तप के प्रभाव से चट्टानें दिन में गर्म होकर फैलती हैं तथा रात्रि में ठंडी होकर सिकुड़ती हैं। बार बार ऐसा होने से चट्टानें ढीली पड़ती हैं तथा बिखर जाती हैं। ओके, जब चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती है, बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती है, तो उससे पिंड विच्छेदन, नहीं भाई थोड़ा एक मिनट रुको, इसको रेड पेन से लिखेंगे, तो उससे पिंड विच्छेदन, क्या कहते हैं? पिंड विच्छेदन, या ब्लॉक विघटन भी कह देते हैं। ब्लॉक विघटन कहते हैं। ठीक है जी। और यदि अलग अलग खनिजों से बनी हो तो अलग अलग खनिज अलग अलग दर से, कोई ज्यादा फैलेगा, कोई कम फैलेगा, कोई ज्यादा फैलेगा, कोई कम फैलेगा, उसको कहेंगे कणिका में विखंडन। जब चट्टान अलग अलग खनिजों से बनी होती है, अलग अलग खनिजों से बनी होती है, तो सभी खनिज अलग अलग दर से फैलते एवं सिकुड़ते हैं। अलग अलग दर से फैलते एवं सिकुड़ते हैं, जिससे
चट्टान छोटे छोटे कणों में बिखर जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कणिका में विखंडन कहते हैं। कणिका में विखंडन कहते हैं। अब इस पूरी कहानी में आपको क्या याद रखना है? ये कोई बात आपके तो केवल समझने के लिए, आपको दो ही बात याद रखनी है। सवाल आ गया, पिंड विच्छेदन किसका प्रभाव है? सूर्य तप का, तापमान का। बस ये बात याद रखनी है। कणिका में विखंडन, कणिका में विखंडन जो होता है वो किसका प्रभाव है? तो आपको पता होना चाहिए ये किसका प्रभाव है, सूर्य तप का या तापमान का। ये आपकी बात थी। इस पूरे सूर्य तप में केवल आपको एग्जाम के लिए यही बात याद रखनी है, बाकी केवल समझने के लिए थी। एग्जाम की दृष्टि से यही काम की बात है। ओके, इतनी बातें समझ में आई? थोड़ा सा पीछे चलता रहता है ये वीडियो, ऐप में थोड़ा सा पीछे चलता रहता है। यदि आपने कभी एक चीज नोट की हो इस प्रकार के अपक्षय की, तो किसी का गांव पहाड़ के नजदीक है, तो उसने आभास किया होगा कि जैसे 5-6 बजे सूरज छिप जाता है तो एकदम पहाड़ से पत्थर टूटते हैं, गुड़ के नीचे आ जाते हैं। वो क्यों? दिन में वो चट्टान लगातार फैल रही थी, रात्रि में जैसे सिकुड़नी शुरू की, दोनों तरफ से सिकुड़ेगी तो उधर से चट्टान टूट जाती है और अलग हो जाती है, पत्थर गुड़ के आते हैं। जो बंदूक की गोली चलने जैसी आवाज आती है वो आपके नहीं भाई, ये तो हम नहीं कह सकते। आवाज तो आएगी, लेकिन ऐसे बंदूक की गोली भी कह सकते हैं, ऐसे तो कोई इशू नहीं है। बहुत जोर से आवाज आती है ऐसे पटाख से, और चट्टान टूट के बिखर जाती है। वो वाला जो विखंडन होता है वो इसी के कारण होता है। अब 2 नंबर हमारा ये वाला है। ये वाला चित्र आपको दिख रहा होगा, ये किसका प्रभाव है? तुषार या पाला का। तुषार या पाला का प्रभाव होता है। इसको फ्रोस्ट कहते हैं, फ्रोस्ट। इसमें तो कुछ भी बात नहीं है, इसमें तो आपको सामान्य सी एक बात याद रखनी है, ये चट्टान के अंदर दरार थी, और इस दरार, ये पहले दिन इतनी ज्यादा नहीं थी, पहले दिन इतनी ज्यादा नहीं थी, एक बात याद रखें। दूसरी बात, आप यहां एक चीज देख रहे हो कि ये क्या है? ये जॉइंट है। जॉइंट का मतलब ये जोड़ है चट्टान का, और इस जोड़ में पहले धीरे से थोड़ा थोड़ा सा सुराख हो गया, फिर उसमें पानी भरा, बर्फ में बदला, थोड़ा और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया, ऐसे चौड़ा होता गया, और ये इसमें पानी भर गया। जब यहां रात होगी, अरे तो बिना रात होगी, ऊंचा पर्वत होगा तो ही बर्फ जमेगी, और तो राजस्थान में तो रात को बर्फ जमने से रही। जैसे ये बर्फ जमेगी तो आपको एक बात पता होना चाहिए, पानी से बर्फ बनने पर आयतन में क्या होती है? 10% वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है। आप बर्फ जमाओगे तो पानी से ज्यादा बर्फ जमेगी। आपने कभी अपने फ्रिज में बर्फ वाली ट्रे रखी होगी, हम बाहर से पानी डाल के फ्रिज में रख के आते हैं, लेकिन जब बर्फ जमती तो ट्रे ओवरफ्लो होती है। क्यों? क्योंकि पानी की बजाय बर्फ को ज्यादा आयतन की जरूरत होती है, इसीलिए बर्फ पानी पे तैरती है, क्योंकि उससे बाहर से आयतन ज्यादा होता है। अरे इसीलिए बर्फ पानी पे तैरती है। तो अगले जब रात में ये बर्फ बनेगी तो इस चट्टान के ऊपर दबाव डालेगी। क्यों डालेगी? क्योंकि बर्फ को ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। आप किसी बोतल को चौकस पानी की भर के और उसको ऊपर से चौकस बंद करके फ्रीजर में रख दो, बोतल, प्लास्टिक की बोतल फट जाएगी।
बोतल फट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी जगह थी उतना तो पानी आपने भर ही दिया। अब वो बर्फ जमेगी तब उसको 10% आयतन की ज्यादा जगह की जरूरत होगी, तो बोतल को ऐसे फुलाएगी और फिर बोतल ही फट जाएगी। इतनी ताकत होती है आयतन बढ़ने में। और इस प्रकार ये चट्टानें और चौड़ी होगी। एक समय ऐसा आएगा तब ये दरार यहां तक आ जाएगी और ये इधर वाली चट्टान टूट के गिर जाएगी। इसको कहते हैं क्या भाई? तुषार या पाला का प्रभाव। तो ज्यादा नहीं लिखेंगे हम। इसका प्रभाव कहां होगा? शीतोष्ण प्रदेश में। शीतोष्ण मतलब 23.5 से 66.5 के बीच शीत प्रदेश में जहां बर्फ जमती है। लेकिन याद रखना, दिन में पानी होना जरूरी है। दिन में पानी नहीं होगा, बर्फ बर्फ ही रहेगी तो फिर प्रोटेक्शन देगी, फिर उसका अपक्षय नहीं करेगी। दिन में पानी होना जरूरी है। वह ऊंचे पर्वतीय भागों में, ऊंचे पर्वतीय भागों में जहां रात्रि में पाला जमता है, जहां रात्रि में पाला जमता है, वहां प्रभाव होगा। भाई पाला जमेगा नहीं तो वह तो होगा ही नहीं। होता क्या है इसमें? दिन में चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है, जो रात्रि में बर्फ में बदलता है, तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है जिससे चट्टानों पर दबाव पड़ता है। ऐसा बार बार होने से चट्टानों की दरार चौड़ी होती जाती हैं और अंत में चट्टान टूट जाती हैं। ये आपकी बात थी। अब इसमें काम की बात यह है कि कौन सी चट्टान पे इसका प्रभाव ज्यादा होगा और कौन सी पे कम होगा। तो ग्रेनाइट पे कम होगा। ग्रेनाइट पर प्रभाव कम होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट में ये दरार ही नहीं होती, ये जॉइंट नहीं होते इसलिए। और किस पे ज्यादा होगी? जिसमें ज्यादा जॉइंट होंगे। बालू का पत्थर वह सेल, आपको याद होगा सेल, अवसादी चट्टान, सेल पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सेल पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बालू का पत्थर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सर क्यों? तो ये भी बता दूं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। मतलब ये पानी भरने की जगह होती है, और पानी भरने की जगह होगी तो ही तो पानी भरेगा, तो ही तो बर्फ बनेगी, तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये आपकी पहली बात थी। ठीक है जी, ये तो बात समझ में आ गई। अगली बात पे चलते हैं। ये आपके सामने एक एरिया है, ये बर्फ जमी हुई है। ये क्या जमी हुई है? बर्फ। इस चट्टान के अंदर बर्फ जमने से और पानी भरने से, बर्फ जमने से टूट गई। तो ये किसका प्रभाव है? तुषार
या पाला का, या तुषार या पाला का प्रभाव है। और एक बात, ऐसा कोई पिक्चर आ भी जाए एग्जाम में, फोटो भी दे देते हैं आजकल, जैसे वलन की फोटो आ जाती है, भ्रंश की फोटो आ जाती है, ऐसे ऊपर बर्फ है, चट्टानों में दरार पड़ गई, तो ये भौतिक अपक्षय है। आपको याद रखना है किसका प्रभाव है, तुषार या पाला का, तुषार या पाला का। और कौन सा अपक्षय है, भौतिक अपक्षय। कौन सा अपक्षय, भौतिक अपक्षय। बात समझ में आ गई। ये अगला अपक्षय आ गया, ये अगले आपके ओनियन अपक्षय के एग्जाम्पल है। ये नहीं है, ये ऑक्सीकरण का प्रभाव है, ये ओनियन अपक्षय आ गया आपका। तो आप देखिए अगले प्रकार का क्या होता है, वायु तथा ताप अपदलन। वायु तथा ताप अपदलन, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है। इसका नाम होता है ओनियन अपक्षय। ओनियन अपक्षय, प्याज की तरह चट्टानों के छिलके उतर जाते हैं। इसके ऊपर मैं पेन इसलिए नहीं फेर रहा कि फिर आपको बाद में देखने में समस्या हो जाती है। ये एक छिलका उतर गया, ये एक और उतर गया, ये एक और उतर है, ऐसे छिलके से उतर जाते हैं। ओके, और ये किसका प्रभाव है, वायु तथा ताप का। ओनियन अपक्षय किसका प्रभाव होता है, वायु तथा ताप का। किस प्रकार का अपक्षय है, भौतिक अपक्षय। ओके, जब चट्टान का ऊपरी भाग तापमान के प्रभाव से ढीला हो जाता है और उसके अंदर हवा जाके ऐसे घुस जाती है, हवा अंदर घुस जाती है और पूरी चट्टान की एक परत प्याज के छिलके की तरह उतार देती है, तो उसका नाम होता है ओनियन अपक्षय। समझ गए आप। चट्टान की बाहरी भाग की जो गर्म होके फैलती है वो ढीली हो जाती है, कहीं से टूट जाती है, उससे हवा अंदर चली जाती है और हवा इस परत को पूरी को ही उठा के ऐसे धड़ाम इधर उतार देती है। मतलब ये आप ऐसे समझें कि ये चट्टान थी और इस चट्टान का ये वाला भाग, ये वाली परत पूरी की पूरी टूट के ऐसे नीचे आ गई, ये पूरी परत इधर आ गई, तब इसका नाम होता है ओनियन अपक्षय। ओनियन अपक्षय कहां होता है ओनियन अपक्षय, रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी मरुस्थल, अर्ध रेगिस्तान, रेगिस्तान, अर्ध रेगिस्तान तथा मानसूनी प्रदेशों में, मानसूनी प्रदेशों में किसके प्रभाव से, दो चीजों के प्रभाव से, ताप और वायु दोनों के सम्मिलित प्रभाव से। यही बात बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि ओनियन अपक्षय वायु और ताप के प्रभाव से, प्रदेशों में ताप व वायु के सम्मिलित प्रभाव से क्या हो जाता है, दोनों के प्रभाव से चट्टानों की सकेंद्रीय परत, सकेंद्रीय, ये नहीं आएगा भाई, सकेंद्रीय मतलब गोल की गोल, पूरी की पूरी परत, सकेंद्रीय परत अलग हो जाती हैं। सकेंद्रीय परत अलग हो जाती है, और जब सकेंद्रीय परत अलग हो जाती है तो किसे कहते हैं, तो इससे अपदलन, अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं।
देखो, एक कई बार इसका एक शब्द और भी आ जाता है, फ्लेकिंग। क्या होती है फ्लेकिंग? तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्लेकिंग। फ्लेकिंग काम की बात है ये। फ्लेकिंग किसी चट्टान के ऊपरी भाग व निचले भाग का अलग अलग दर से, अलग अलग दर से फैलना व सिकुड़ना, फैलना व सिकुड़ना या गर्म होना, एक ज्यादा गर्म हो एक कम हो, ऊपर वाली ज्यादा गर्म हो नीचे वाली कम गर्म हो, किसी चट्टान के ऊपरी भाग व निचले भाग का अलग अलग दर से फैलना व सिकुड़ना या गर्म होना फ्लेकिंग कहलाता है। फ्लेकिंग कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, इसका नाम होता है फ्लेकिंग। आप बताइए कोई और समस्या इस विषय में हो तो आपके? ओके भी। अब फ्लेकिंग क्या होता है समझ में आ गई? ऊपर वाली चट्टान आपको इसमें दिख रही है, ये ऊपर वाला भाग अलग फैल रहा है, नीचे वाला अलग फैल रहा है, तभी इनके बीच में जगह बन गई। ओके, इससे क्या होगा? इससे ऊपरी भाग क्या हो जाएगा? हम सीधी भाषा में कहें तो ढीला हो जाएगा। ऊपरी भाग या परत ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़ जाती है मतलब ऊपर वाली आपके सामने ये एक ऐसे ऊपरी भाग क्या होते हैं? ढीली पड़ जाती है। अब ढीली हो गई, ये काम था यहां तक का तापमान का। अब आएगी हवा, और हवा आके इसके अंदर घुस जाएगी, क्योंकि चट्टान तो तोड़ी रखी है, देखो अंदर घुस जाएगी, और अंदर घुसी और इस पूरी परत को उठा के ऐसे डाल देगी। इसको कहते हैं ऑनियन अपक्षय। इसी में आप आगे चलेंगे, फिर क्या होता है? ऊपरी भाग जो ढीली पड़ जाती है तब जब तेज हवा ऊपरी ढीली परत से टकराती है, ढीली परत से टकराती है, तो क्या हो जाती है? तो ऊपर वाली परत अलग हो जाती है। ये देखो इससे अलग हुई है। ये आप यहां से एक दरार देख रहे होगे इसमें, ये इसमें एक दरार देख रहे होगे आप। ये तो भी हमने नहीं, ये तो ऑक्सीकरण का प्रभाव है, परत नहीं बन रही इसमें। ये हम मिटाएंगे और वापिस से उसमें लिखेंगे, हाँ व्हाइट पेज पे लिखेंगे। जब तेज हवा ढीली परत से टकराती है तो यह परत चट्टान से अलग हो जाती है, जैसे प्याज से छिलका अलग होता है। जैसे प्याज से छिलका अलग होता है, ऐसे ही ये चट्टान आपकी अलग हो जाती है। इसलिए इसे इसके नाम क्या क्या है? अपसल्कन।
अपसल्कन, ओनियन अपक्षय, ऑनियन वेदरिंग भी आ सकता है, ऑनियन अपक्षय, और इसी को अपदलन, अपदलन, अपत्रण। अपत्रण का मतलब होता है ऊपर वाली परत का अलग हो जाना। अपत्रण नहीं भाई, शुद्ध नहीं लिखा गया है, तो अपपत्रण होगा, अपपत्रण, ऊपर वाली परत का अलग हो जाना। अप मतलब अलग होना। पल्लवीकरण, पल्लवीकरण कहते हैं, ये वाली बात होती है। ऐसा किसमें ज्यादा होता है? ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट चट्टान में ओनियन अपक्षय अधिक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। हमारे रांची शहर के पास, इंडिया में है तो नोट लिख के लिख देते, रांची शहर के पास काके गुंबद, काके गुंबद, ऊपर निकला हुआ गुंबद, काके गुंबद, अपदलन अपक्षय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये आपकी बात थी, बातें यहां तक की समझ में आ गई। तो अब हम जो अगली बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं दाब मुक्ति की। अगला पेज ले लेते हैं। तो हमारी अगली बात है दाब मुक्ति। दाब मुक्ति ये कोई ज्यादा विशेष नहीं होती। जब किसी चट्टान के ऊपर की चट्टान अपर्दित हो जाती है तो नीचे वाली चट्टान पर भार कम हो जाता है। बिल्कुल भी, जैसे कोई चट्टान थी, उसके ऊपर जो भी था चट्टान, यहां पे मान लो वो अपर्दित हो गया तो भार कम हो गया। भार कम होते ही इस चट्टान के अंदर ऐसे दरार पड़ गई और ये ऊपर ऊपर वाली चट्टान अलग हो गई। ऊपर ऊपर वाली चट्टान क्या हो गई? अलग हो गई, जिससे भार कम हो जाता है, जिससे चट्टान में दरार पड़ जाती है तथा ऊपरी परत अलग हो जाती है। ऊपर ऊपर की परत अलग हो जाती है। इससे काम की बात केवल यही है, चादरी विभाजन, इसे चादरी विभाजन कहते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली एक सीट अलग हो गई, ऊपर वाली एक परत अलग हो गई, इसलिए इसको चादरी विभाजन कहते हैं। ऐसा किसमें ज्यादा होता है? ऐसा संगमरमर, संगमरमर में आप ऊपर से खान से पत्थर उठाओगे, नीचे वाला अपने आप टूट जाता है ना। ऐसा संगमरमर वह ग्रेनाइट में होता है, ग्रेनाइट में होता है। ये आपका एग्जाम्पल था। एक
भौतिक अपक्षय का लास्ट पॉइंट बच गया, लास्ट प्रकार बच गया, वर्षा के जल से चट्टानों का टूटना। कई बार हम ज्यादा गर्म चाय कप में डाल देते हैं तो कब तक टूट जाती है, वही बात यहां है। जब गर्म चट्टान पर वर्षा जल गिरता है तो वह चटक जाती है, मतलब एकदम टूट जाती है, जिससे बंदूक से गोली चलने जैसी आवाज आती है। आवाज आती है। ऐसा तब होता है जब दोपहर में वर्षा आती है। वर्षा आती है, ऐसा तब होता है जब दोपहर में वर्षा आती है। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, अपर्दन की कुछ बातें। अपर्दन से आगे की बात नदी, हिमानी, पवन, ये सब हमने कर रखा है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।